होते हैं उसके अंदर जो पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से उसका एनालिसिस करते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आज की जो न्यूज़ है, आज कौन सा डे है, 13 Feb। तो हम क्या करेंगे कि डेली अब से क्या करेंगे, पर डे जो भी स्पेशल डे होगा उसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम के अंदर कोई ना कोई डे हमसे पूछ लेता है। तो जैसा कि आपको पता है कि आज कौन सा दिन है, 13 Feb, और 13 Feb जो है वो हमारे यहाँ पर किस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, तो हम उसे मनाते हैं नेशनल वुमेन्स डे। तो अगर पूछे नेशनल वुमेन डे कब सेलिब्रेट होता है, तो याद रखना 13 Feb। किसके नाम पर, तो आपके सामने एक पिक्चर लगी हुई है बड़ी सी, क्या नाम है, सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू के ऊपर ही क्यों बना हुआ है, तो याद रखना ये एक क्या थी, ये उस समय जब इंडिया इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल कर रहा था उस समय इनका बहुत बड़ा रोल होता है उसके अंदर। ठीक है, और वुमेन्स को आगे ले जाने में, वुमेन एम्पावरमेंट में भी इनका सबसे बड़ा रोल होता है। और याद रखना इनको किस नाम से जाना जाता है, तो हम इनको नाइट एंजल ऑफ इंडिया भी कह देते हैं। ठीक है, दूसरी बात याद रखना, आपने एक नाम सुना होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इस इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन कब हुई थी, 1885। लेकिन इस आईएनसी की जो फर्स्ट जो इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी वो भी कौन थी, सरोजनी नायडू। तो याद रखना सरोजनी नायडू कब बनी थी, 1925 में। और वो सेशन कहां पर हुआ था, कानपुर सेशन, जिसके अंदर उनको क्या बनाया गया था, कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था। ठीक है, और इनको क्या कहते हैं, नाइट एंजल ऑफ इंडिया भी कह देते हैं। और इनके नाम पर कौन सा डे सेलिब्रेट होता है, नेशनल वुमेन्स डे। अगर पूछ ले इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट होता है, तो आप सभी को पता होगा 8 मार्च। ठीक है, वो इंटरनेशनल, ये नेशनल है। बात समझ में आ गई। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो सरोजनी नायडू है ये भारत की, इंडिया की पहली फर्स्ट क्या थी, वुमेन गवर्नर भी थी उत्तर प्रदेश की आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब चलते हैं आज के न्यूज की तरफ। ये थोड़ा सा आज के डे की इंपॉर्टेंस के ऊपर एक हमने हल्का सा जाना। ठीक है, अब चलते हैं आज की न्यूज के ऊपर। सबसे पहले सबसे फर्स्ट न्यूज निकल के आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आती है, समझना। मैंने कहा कि इंडिया को गवर्न करने के लिए एक पीएम है, ठीक है, प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर है, लोकसभा है, राज्यसभा है, आपने इन सबको सुना होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि किसी स्टेट को हमें क्या करना है, गवर्न करना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सीएम होना चाहिए, और उसके साथ कौन होना चाहिए, गवर्नर होना चाहिए। तो रिसेंटली क्या हुआ कि तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं RN रवि, उनको क्या करना था, एक स्पीच देनी थी। याद रखना, जब भी असेंबली बैठती है, जब भी कह सकता हूं कि मैं सेशंस होते हैं हमारे असेंबली के, ठीक है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसके अंदर जो, अगर मैं बात करता हूं लोकसभा की और अगर मैं बात करता हूं किसकी, स्टेट असेंबलीज की, तो इसमें जो हमारा प्रेसिडेंट होता है और इसमें जो गवर्नर होता है, दोनों सेम पावर होती है। तो इसको उसको कंपलसरी रूप से क्या करना होता है, एड्रेस करना होता है, और इसको भी करना होता है। तो इसने क्या कहा, यहाँ का गवर्नर कौन है, तमिलनाडु का RN रवि, उसने कहा कि ये जो मेरी स्पीच तैयार की गई थी, याद रखना ये जो स्पीच प्रिपेयर की जाती है ये मिनिस्टर करते हैं, ठीक है, और उसको वही बोलना होता है जो मिनिस्टर कहते हैं। जैसे प्रेसिडेंट जो होता है वो जस्ट नॉमिनल हेड होता है, आप लोगों को पता होगा आर्टिकल 77 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द नेशन या गवर्नमेंट। उसकी जो एक्चुअल स्पीच है वो कौन तैयार करता है, तो वो तैयार करता है कौन, मिनिस्ट्री या कैबिनेट मिनिस्टर। और ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, तो आर्टिकल नंबर 86 में लिखा हुआ है कि वो वही बोलेगा जो काउंसिल या कैबिनेट मिनिस्टर कहेगी। तो सेम इसमें भी ऐसा है कि जो गवर्नर है वो सेम वही कहेगा जो कौन कहेगा, मिनिस्टर कहेंगे। लेकिन उसने उस स्पीच को देने से मना कर दिया, और जब मना कर दिया तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू निकल के आता है कि आखिर ऐसा क्यों था या क्या था कि जिसकी वजह से उसने स्पीच देने से मना कर दिया। और क्यों मना कर दिया, तो उसने कहा कि इसमें जो चीजें लिखी हुई थी जो मेरे को बोलनी थी वो किसके अगेंस्ट थी, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थी।
एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में ये था कि जितना भी उस बजट के या उस सेशन के अंदर अभी बजट प्रेजेंट किया सभी स्टेट ने, तो उसके अंदर जो सारी चीजें थी वो किसके, जो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट थी उसने कहा कि सारा क्रेडिट वहां पर किसकी गवर्नमेंट है, तो एमके स्टालिन, यानी कि कौन सी पार्टी है, डीएमके, तो सारा का सारा जो क्रेडिट था वो डीएमके पार्टी ले रही थी। लेकिन इसके अंदर जो आपको पता है कि जो गवर्नर होता है वो इलेक्ट कौन करता है, उसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, और प्रेसिडेंट किसके हाथ की कठपुतली होता है, तो मिनिस्ट्री यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि प्राइम मिनिस्टर। तो वो तो वही बोलेगा ना जो वो चाहेंगे, लेकिन वो बुलवाना चाह रहे थे जो एक्चुअल में वहां था, तो उसने स्पीच देने से मना कर दिया और उसने कह दिया कि डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत बड़ा क्या है, अटैक है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा कुछ हुआ और उसने क्या किया, यहां पर लिखा हुआ है कि मिसलीडिंग क्लेम्स एंड फैक्ट्स इन न्यूमरस पैसेजेस, यानी कि वो कुछ ऐसी बातें थी जो नहीं होनी चाहिए, तो उसने वहां से पास आउट हो गया। ठीक है, तो जस्ट न्यूज इतनी सी, और याद रखना ये हमेशा तमिलनाडु के आर एन रवि और इनके बीच में इश्यूज चलते रहते हैं। तो आप लोगों के, अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये इश्यूज तो बार बार चलते रहेंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में गवर्नर का रोल क्या होता है और सीएम का उसके साथ क्या इंटरलिंक होता है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं, या आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे कि जो हमारा गवर्नर है उस गवर्नर का आर्टिकल कौन सा होता है, तो आर्टिकल नंबर 153 में गवर्नर के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, जो गवर्नर होता है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो गवर्नर की अपॉइंटमेंट करने वाला कौन होता है, प्रेसिडेंट। अब आपसे पूछेगा कि इसका टेन्योर कितना होता है, तो याद रखना इसका टेन्योर या तो 5 साल रहेगा या फिर किसके प्लेजर पे काम करेगा, ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट जब तक चाहेगा उसके प्लेजर पे काम करेगा। ठीक है, दूसरी बात, इसको ओथ कौन दिलाता है, तो याद रखना इसके ओथ का आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 159, जिसके अंदर इसकी ओथ के बारे में लिखा हुआ है। और याद रखना ये भी वही ओथ लेता है जो प्रेसिडेंट ओथ लेता है, और प्रेसिडेंट की ओथ का भी आर्टिकल है, गवर्नर की ओथ का भी आर्टिकल है, ध्यान रखना, और वाइस प्रेसिडेंट की ओथ का भी आर्टिकल है। इन तीनों के अलावा जिसकी भी ओथ होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सबकी ओथ कहां पर लिखी हुई है, तो शेड्यूल नंबर 3 में लिखी हुई है। और हमारे पास टोटल शेड्यूल कितने होते हैं, 12, उसमें 3 में क्या लिखा है, ओथ ऑफ द, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं, लेकिन इन तीनों की कहां पर है, तो इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स में। और दूसरी बात, अगर आपसे पूछता है कि इसकी कौन से में है, तो 159 में। ये कौन सी शपथ लेता है, जो प्रेसिडेंट लेता है। प्रेसिडेंट क्या शपथ लेता है या कौन सी ओथ लेता है, तो प्रेसिडेंट इस बात की ओथ लेता है कि किसके लिए काम करेगा, वेलफेयर ऑफ द पीपल, और दूसरा टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेगा, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को कह सकता हूं कि उसको प्रोटेक्ट करने की बजाय उसका मिसयूज करने लगे, तो हम उसको हटा भी सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट होता है उस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए क्या करना चाहिए, तो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए हम इंपीचमेंट लगा सकते हैं उसके ऊपर। और इंपीचमेंट लगाने के लिए क्या होना चाहिए, आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 61। लेकिन क्या गवर्नर को इंपीचमेंट से हटाया जा सकता है, तो याद रखना एक बार ऐसी कोशिश की गई थी 2007 में कमीशन बना था, पूंछी कमीशन। और ये जो पूंछी कमीशन बना था, इसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हमें क्या करना चाहिए, गवर्नर को उसकी पोस्ट से हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इंपीचमेंट का यूज करना चाहिए। लेकिन इसको क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। आज की डेट में अगर आपसे कोई पूछे तो याद रखना गवर्नर को हटाने का कोई भी पॉलिटिकल बेस नहीं होता। ठीक है, वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट यानी ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करता है, या 5 साल बाद वो दूसरा प्रेसिडेंट आने पर उसको हटा दिया जाता है या उसका ट्रांसफर वगैरह हो जाता है। अगर आपसे पूछता है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो याद रखना इसकी क्वालिफिकेशन के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस इसकी मिनिमम जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, तो इसकी मिनिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर, और दूसरा ये कहां का सिटीजन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, बस। और उसके बाद ये क्या बन जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा क्या बना दिया जाएगा, गवर्नर बना दिया जाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए तो जैसे सेंटर के अंदर प्रेसिडेंट होता है, वही सारे काम स्टेट में गवर्नर करता है, बिल्कुल सेम टू सेम फोटोकॉपी या कॉपी पेस्ट वाला काम होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ आर्टिकल्स आप लोगों को एटलीस्ट पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए आर्टिकल नंबर 161 क्या कहता है, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर।
गवर्नर की पार्डनिंग पावर। आपको पता है कि जो हमारा प्रेसिडेंट होता है उसके पास भी आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर होती है। वो आपके सारे की सारी चीजों को माफ कर सकता है, इवन आपकी फांसी भी माफ कर सकता है, लेकिन गवर्नर फांसी माफ नहीं कर सकता। उसके पास 3 ही पार्डनिंग पावर होती हैं, प्रेसिडेंट के पास 4 होती हैं। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी रिसेंटली बिल्किस बानो के जो केस में जो लोग अंदर थे उनको जब बाहर किया गया था तो उसके अंदर ये मैटर उछल के आया था कि इनको क्या निकाला जा सकता था, कौन इनको माफ कर सकता है। ठीक है ना, 14 ईयर कंप्लीट हो गए थे, गुजरात को हाई कोर्ट ने उनको छोड़ दिया था, बाद में महाराष्ट्र वालों ने दोबारा से अरेस्ट कर दिया, वो वाला केस। ठीक है, समझ में आ गई बात। उसके बाद याद रखना, अगर पूछे प्रेसिडेंट का तो आर्टिकल 72, बात समझ में आ गई। जैसे ही गवर्नर की बात आती है तो याद रखना गवर्नर बहुत बार न्यूज में बना रहता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद अगर पूछे कौन से आर्टिकल की बात हो रही थी तो आर्टिकल नंबर कौन सा, 153। नेक्स्ट चलते हैं। ए ग्लोब अलायंस टू ब्रिज द जेंडर इक्विटी गैप। समझना अभी क्या हुआ, लास्ट ईयर आप लोगों को पता होगा, लास्ट ईयर हमारे यहां क्या हुई थी, G20। उस G20 में लास्ट ईयर कहां हुई थी G20, इंडिया, न्यू दिल्ली, आपको पता होगा। ठीक है, अब समझना इस G20 के अंदर दिल्ली के अंदर एक प्रोग्राम या कह सकता हूं एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। और उस न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर हमने क्या किया था, हमने एक चीज पर फोकस करने की बात कही थी, जो कौन सा था, जेंडर इक्विटी गैप। अब बात आती है कि व्हाट इज जेंडर इक्विटी गैप, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है। तो याद रखना जेंडर इक्विटी का मतलब है कि भारत में मेल और फीमेल दोनों को बराबर इक्वल राइट्स होने चाहिए, हर चीज में दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे मैं अगर वर्क लेबर की बात करता हूं काम करने के अंदर, तो अगर लेबर पार्टिसिपेशन की बात करूं तो 2017-18 में लगभग 23% वुमेन का पार्टिसिपेशन था, लेकिन इस साल लास्ट ईयर 22-23 में कितना हो चुका है, वो 37 हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जेंडर इक्विटी गैप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, अब एक बात निकल के आती है कि सरकार इनके लिए क्या क्या करती है जेंडर इक्विटी गैप को मेंटेन करने के लिए। तो सरकार बहुत सारी स्कीम्स बनाती है। जैसे सरकार ने, आपने देखा होगा लास्ट अभी वुमेन से रिलेटेड पूरा का पूरा, क्योंकि आज क्या है, नेशनल वुमेन्स डे भी है, तो ये पैसेज तो आना ही आना था, ये न्यूज तो आनी थी। ठीक है, अब हुआ क्या इसके अंदर, मैंने कहा वुमेन्स के लिए लास्ट टाइम अभी क्या हुआ था, आपको पता होगा 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2023, जो कि पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में हुआ था। उसके अंदर क्या था, तो उसके अंदर हमने पढ़ा कि जो वुमेन थी उनको रिजर्वेशन दिया गया, कितना, 33% रिजर्वेशन। और किस में दिया गया, लोकसभा प्लस जो स्टेट असेंबलीज होती हैं उनके इलेक्शन के अंदर। ठीक है, और क्या हुआ वुमेन से रिलेटेड, तो देखो जहां पर भी सबसे पहले एसेंशियल नीड क्या होनी चाहिए कि इससे होगा क्या, होगा कुछ नहीं, बस ये है कि देश के डेवलपमेंट में सबसे एसेंशियल ये कि दोनों बराबर रहें। ठीक है, और ये जेंडर इक्वलिटी गैप जो है ना, ये हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बहुत कम है। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करता हूं तो आपने पढ़ा होगा जेंडर गैप जो रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर, उस जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया की जो रैंक थी, इंडिया की रैंक थी 127, कितने में से, 146 में से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत आगे हैं। हालांकि फर्स्ट नंबर पे कौन होता है उसके अंदर, तो फर्स्ट नंबर पे आइसलैंड था जो कि पहले नंबर पर था। ठीक है, लेकिन हम कौन सी रैंक पर स्टे करते हैं, तो 127 पर थे। ठीक है, अब बात आती है कि और क्या क्या किया जाना चाहिए। तो देखो आप लोगों को पता होगा कि इंडिया के अंदर अगर मैं 2011 के डाटा की बात करता हूं, 2011 के सेंसस की बात करता हूं, तो इंडिया के अंदर जो मैं कह सकता हूं कि जो लिटरेसी गैप था, अब मैं लिटरेसी गैप की क्यों बात कर रहा हूं यहां पर, तो याद रखना इक्विटी तो तभी, जेंडर इक्विटी तो तभी ला पाओगे ना जब दोनों को पढ़ाओ लिखाओगे, जब भी तो वो आगे बढ़कर एक साथ कुछ ना कुछ कर पाएंगे। कहते हैं ना कि कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहिए, तो तभी हो पाएगा ना जब उनको पढ़ाओगे। तो लिटरेसी गैप कितना है, और लिटरेसी आपको पता है कि कोई भी पर्सन किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को पढ़ना लिखना समझना जानता हो तो लिटरेट है। अब मैंने कहा कि इस लिटरेसी गैप में सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो गैप था वो कौन से स्टेट का निकल के आया, तो मैक्सिमम गैप निकल के आया हमारा कौन सा, राजस्थान। और राजस्थान का जो मैक्सिमम गैप निकल के आया उसके अंदर याद रखना मेल्स और फीमेल्स, मेल कितने परसेंट पढ़े लिखे हैं यहां पर, 79%, फीमेल कितनी, 2%। तो कितना लिटरेसी गैप हो गया, लगभग 27% का यहां पर गैप है, जो सबसे हाईएस्ट है।
दूसरी बात, अगर पूछे सबसे मिनिमम कहां पर है, तो सबसे मिनिमम जो लिटरेसी गैप है वो कहां पर है, मेघालय। मेघालय का जो लिटरेसी गैप है वो लगभग 20 है, ठीक है। और इसको हमें कम करने की नीड है, तभी हम जाकर वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट न्यूज के ऊपर चलते हैं, इसमें इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज के, अच्छा, और अगर बात की जाए जेंडर इक्विटी की, तो देखो, अगर मैं कहूं कि मैन वुमेन की संख्या की बात की जाए, पॉपुलेशन की बात की जाए, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि जेंडर गैप जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर है, या सेक्स रेशियो जो है सबसे ज्यादा कहां पर है, तो आपको पता होगा सबसे कम किस में है, केरला, ठीक है। और सबसे ज्यादा कहां पर है, हरियाणा। कहां पर है, हरियाणा के अंदर। हरियाणा में कितने हैं, तो लगभग 888 अभी हो चुका है, हालांकि ऐसा इतना नहीं था, 879 पर 1000, यानी कि 1000 बॉयज के ऊपर कितनी गर्ल्स थी, तो 879। और यही वजह है कि वहां पर क्या है, इतनी ज्यादा संख्या में अनमैरिड लोग भी मिल जाएंगे। और अब अनमैरिड लोगों की बात आ गई है, तो मैं एक पॉइंट यहां से लिखवाना चाहूंगा कि इंडिया की हरियाणा गवर्नमेंट एक ऐसी सरकार है जिसने क्या पास किया है, अनमैरिड लोगों के लिए एक पेंशन स्कीम पास की है कि कोई भी अगर 45 से 60 ईयर के बीच में है और अनमैरिड है, तो उसको अब हरियाणा में बीजेपी सरकार क्या देगी, 2750 रुपए क्या देगी, मंथली पेंशन देगी। इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज आती है हमारी, वी वांट टू सेलिब्रेट युवा शक्ति। देखो, अभी कल परसों मोदी जी ने, आपने सुना होगा कि रील बहुत चलाते हैं बच्चे, ये सारी बातें आपने देखी होंगी। अभी क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम क्या है, युवा शक्ति। इसमें किया क्या जाएगा, क्रिएटर्स अवार्ड इनिशिएटिव। याद रखना, अपने आप में एक दुनिया का पहला खुद की टाइप में एक अलग ही यूनिक अवार्ड दिया जाएगा, किसमें, तो क्रिएटिविटी में। यानी कि आजकल आपने देखा होगा बच्चे, बहुत से बच्चे, या आप सभी लोग देखते होंगे, इंस्टाग्राम का यूज करते हैं, ठीक है, फेसबुक चलाते हैं सारे दिन, और क्या काम करते हैं उसके साथ साथ, मैं कह सकता हूं लिंक्डइन हो गया, ठीक है, ट्विटर हो गया, इनके ऊपर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते हैं। तो अगर कोई बेस्ट क्रिएटिविटी करेगा तो उसको अवार्ड दे दिया जाएगा। ये किसको प्रमोट किया जा रहा है, तो याद रखना, ये प्रमोट किया जा रहा है किसको, कि जो हमारा डिजिटल क्रिएटर या डिजिटल जो हमारा मार्केट चल रहा है अभी, उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। दूसरी बात याद रखना कि इसके अंदर जो अवार्ड दिया जाएगा उसके लिए कंडीशन क्या है, 18+ एज होनी चाहिए, प्लस उसको कम से कम कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, इंग्लिश या किसी भी अदर लैंग्वेज में वो उसको क्रिएट कर सकता है। कौन सी लैंग्वेज, तो 22 लैंग्वेज जो हमारे किस में लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 8 में लिखी हुई है, उनके अंदर वो कर सकता है, ठीक है। अब बात ये निकल के आती है कि यहां तक तो ठीक था, इसको प्रमोट क्यों किया जा रहा है, तो देखो, इसमें जो बच्चे हैं वो सारे के सारे कौन से हैं, जो अभी लेटेस्ट इस जनरेशन के हैं, और इस जनरेशन के बच्चों को क्या नाम दिया गया, जेन जी। क्या नाम दिया गया, जेन जी। अब जो जेन जी जो बच्चे हैं, वो आपने देखा होगा कि वो थोड़े से आलसी टाइप के मिलेंगे, वो कुछ काम नहीं करना चाहते, और वो चाहते हैं कि उनको काम भी कैसा मिले, तो वो चाहते हैं कि उनको काम भी गिग वर्कर वाला काम मिले। अब आप कहोगे कि व्हाट इज गिग वर्कर, यहां पर कैसे आ गया, तो गिग वर्कर यानी कि वो वर्कर होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जोमेटो, ठीक है, स्विगी, ठीक है, इनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर काम करते हैं कि ऑर्डर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। तो मतलब क्या है कि लोग क्या कर रहे हैं आजकल, कि टाइम को बचाने के लिए अपनी खुद की स्किल्स को यूज करके वो काम कर रहे हैं। तो हमने उसको नाम दे दिया कौन सा, जेन जी जनरेशन। और ये पूरा का पूरा दिन ऑनलाइन रहती है, और हम इसकी डेफिनेशन भी कह सकता हूं कि जो हमेशा ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर ही रहते हैं उनको जेन जी कह देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं, ध्यान रखना, आज के दिन में अभी कल परसों एक न्यूज आई थी, एक रिपोर्ट आई थी सरकार की, जिसमें बताया गया कि लगभग 15 मिलियन वर्कर आज भी कौन सी इकोनॉमी में है, गिग इकोनॉमी के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। और आने वाले नियर फ्यूचर के अंदर, आने वाले कुछ 4-5 साल में 90 मिलियन जो इंडिया की जो यूथ है, जो वर्कर है, वो कौन सी इकोनॉमी में चले जाएंगे, गिग इकोनॉमी में, ठीक है। और गिग का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं, जोमेटो, स्विगी। अब बात निकल के आती है कि भारत का ऐसे लोगों की कोई फ्यूचर की कोई सेफ्टी तो है नहीं, तो इसके सेफ गार्ड के लिए क्या किया गया, तो भारत का पहला ऐसा स्टेट जिसने इनके लिए एक एक्ट पास किया, कौन सा था, तो याद रखना, राजस्थान।
सबसे पहला गिग वर्कर्स एक्ट किसने पास किया है? तो राजस्थान ने पास किया है इन लोगों के राइट्स के लिए। ठीक है, तो ये न्यूज इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम किसको प्रमोट कर रहे हैं? डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे हैं। डिजिटल जो हमारे यहाँ पर एरा चल रहा है अभी, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स यहां से ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। यूपीआई पेमेंट सर्विसेज लॉन्च्ड इन श्रीलंका। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ, आपने देखा होगा कि जो यूपीआई है वो बहुत फेमस हो गया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आपको पता होना चाहिए कि जो यूपीआई था वो इंडिया में चला था 2016 में, और यूपीआई जो है उसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसका फॉर्मेशन हुआ था 2008 में। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो हमारा यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये मल्टीनेशनल हो गया है। लगभग ये 15 प्लस कंट्रीज में चल रहा है आज के दिन। ठीक है, या 10 प्लस कंट्रीज में चल रहा है। अब समझना रिसेंटली कहां पर इसकी ओपनिंग हुई है, कहां पर स्टार्ट कर दिया गया? श्रीलंका, मॉरिशियस के अंदर। श्रीलंका के अंदर श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है, और जो मॉरिशियस के पीएम है, ठीक है, उनके साथ इसको क्या कर दिया गया है? स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद याद रखना ये एक ऐसी वर्चुअल मीटिंग हुई थी नॉर्मल सी, जयशंकर और ये तीनों बैठे थे और वहां पर इसको इनॉग्रेट कर दिया। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले फ्रांस में भी स्टार्ट कर दिया गया था। तो ये हमारी इकोनॉमी के बूस्टिंग को दिखाता है, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। ठीक है, और आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कब स्टार्ट होती है और कब नहीं स्टार्ट होती है। बहुत सारी कंट्रीज में चल रही है, यूके में है, फ्रांस में है, यूएई में है, ओमान में है, नेपाल में है, भूटान में है, मलेशिया में है, सिंगापुर में है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लेते हैं किस में नहीं है, किस में है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, हमारी जो नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है इंपॉर्टेंट। ए रिकॉर्ड नंबर ऑफ ग्लोबल वोटर्स एक्सरसाइज राइट इन 2024। देखो इस बार इंडिया में इलेक्शन होने वाला है। इंडिया के साथ साथ इस बार फ्रांस में इलेक्शन है, इस बार पुर्तगाल में इलेक्शन है, रशिया में इलेक्शन है, स्वीडन में इलेक्शन है, यूएसए में इलेक्शन है, पाकिस्तान में अभी हो ही चुका है आपने देखा, और इंडोनेशिया में इलेक्शन है। मतलब पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं तो 45% पॉपुलेशन इस बार क्या करेगी? वोटिंग करेगी इस साल। तो पूरी दुनिया की जो मैं कह सकता हूं कि जो पॉलिटिक्स है वो एकदम से क्या होगी? चेंज आने वाला है उसमें, बहुत जबरदस्त उसमें तुम्हें उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो बात ये निकल के आती है कि ये न्यूज क्यों आई यहां पर। देखो डेमोक्रेसी हर जगह पर है, लेकिन डेमोक्रेसी अच्छे तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है, बस वही इसमें दिखाया गया है। जैसे अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं इन सब के अंदर, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है जिसमें इलेक्शन होना है। ठीक है, और इंडिया में अगर इलेक्शन होना है तो कौन से नंबर का इलेक्शन है? तो याद रखना अभी 18th लोकसभा के इलेक्शन होंगे हमारे यहां पर। इससे पहले कौन सी चल रही थी? 17th लोकसभा चल रही थी जो 2019 से रनिंग है। ठीक है, अगर पूछे सबसे पहले इंडिया में कब इलेक्शन हुए थे, तो याद रखना 1951 से 52, अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक चले थे। और उसके बाद जो हमारी पहली गवर्नमेंट बनी थी वो कब बनी थी, या पहली जो हमारी लोकसभा की मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? तो याद रखना 17th अप्रैल 1952। और जो हमारी पहली राज्यसभा की जो मीटिंग हुई थी काउंसिल ऑफ स्टेट की, वो कब हुई थी? 3rd अप्रैल 1952 के अंदर। और पहली जो पार्लियामेंट की मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? 13th मई 1952। ये बेसिक हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने कहा कि इंडिया जैसे देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, यहां पर दिखा रखा है सब पॉपुलेशन वाइज देश, तो क्या यहां पर डेमोक्रेटिक तरीके से एक फेयर तरीके से इलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बस ये देखने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर मैं डेमोक्रेसी की बात करता हूं तो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कहां की है? इंडिया की है। सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी इंडिया का है। लेकिन अगर मैं लास्ट ईयर की बात करता हूं तो एक रिपोर्ट आती है, कौन सी? डेमोक्रेसी इंडेक्स। उस डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर इंडिया 108 नंबर पर है। तो आप सोच सकते हो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री, दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री, लेकिन है कहां पर? 108 पर। क्यों? तो हो सकता है पिछले कुछ डिकेड्स में हमने ये देखने को मिला है कि यहां पर बहुत ज्यादा क्या हो रही है? वोटों में, वोटिंग में क्या हो रही है? छेड़खानी हो रही है। आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल है कौन सा? कल परसों का जो चंडीगढ़ मेयर का एग्जाम हुआ था, सॉरी चंडीगढ़ मेयर का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें आपने देखा कि कैसे उसके अंदर वोटों में हेरफेर की जा रही थी। इवन उसके बाद उस वीडियो को देखने के बाद जो हमारे सीजीआई है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
उन्होंने भी कहा कि डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने भी कहा कि ये क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है और हम इसको खत्म नहीं होने देंगे, दोबारा से इसकी जांच होगी और दोबारा से इलेक्शन करवाए जाएं। ठीक है, तो बस ये पैसेज उसी के ऊपर था कि कैसे डेमोक्रेसी को जिंदा रखा जा सकता है। कुछ पॉइंट याद रखना, इंडिया में अभी इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, पहले इलेक्शन कौन कौन से हुए थे, अभी पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके हैं, बांग्लादेश में हुए थे जिसमें शेख हसीना फिर से जीत गई है, और शेख हसीना ने, आपको पता होगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है, आउट इंडिया मिशन कैंपेन। कौन सा कैंपेन, आउट इंडिया, जैसे मालदीव ने स्टार्ट किया था आउट इंडिया। हालांकि मालदीव के अंदर प्रेसिडेंट के ऊपर अभी कुछ चल रहा है, तो हम दोबारा से न्यूज में आएगा तो देख लेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, डेज आफ्टर वायलेंस धामी सेज पुलिस स्टेशन। देखो आपने पढ़ा होगा अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि यहां पर हल्द्वानी के अंदर क्या था, एक मदरसा बना हुआ था, है ना। उस मदरसे के अंदर क्या था, उस मदरसे के ऊपर वो इलीगल जमीन पर बना हुआ था, और जब इलीगल जमीन पर बना हुआ था तो उसको 13 जनवरी 2024 को कहा गया खाली कर दो। उन्होंने खाली तो किया नहीं, ठीक है, और उनको 3 दिन का टाइम दिया गया कि आप 3 दिन में इसको खाली कर देना। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि वो चले गए कहां पर, हाई कोर्ट में, कि हम इसको खाली नहीं करेंगे। जब 3 दिन में उन्होंने खाली नहीं किया तो हुआ क्या, 8 फेब को क्या कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, उसको ढा दिया गया, और जब उसको डिमोलिश कर दिया गया तो वहां पर हो गए दंगे, और जब दंगे हो गए तो वहां पर बहुत सारे लोग मारे गए, और जब मारे गए तो वहां का जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कहा कि ये जो डिस्प्यूटेड लैंड है इसकी जगह वो क्या कर देना चाहिए, इसको हटाकर इसके ऊपर क्या बनेगा, अब पुलिस स्टेशन बनेगा। ना यहां पर मजार रहेगी, ना यहां पर मदरसा रहेगा, क्या बनेगा, यहां पर पुलिस स्टेशन बनेगा। तो थोड़ा सा ये न्यूज में बना हुआ है, ध्यान रखना। बात ये निकल के आती है कि मदरसा बना हुआ है तो इनको मदरसे बनाने का राइट कौन देता है, तो याद रखना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 29 और 30 किसके लिए काम करता है, तो ये काम करता है माइनॉरिटीज के लिए, और माइनॉरिटीज के राइट्स के लिए याद रखना, अगर मैं नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हूं, जैसे कि मैं हिंदू हूं, तो मैं नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मैं क्या नहीं दे सकता, रिलीजियस एजुकेशन नहीं दे सकता। कौन सा आर्टिकल मुझे प्रोहिबिट करता है, तो आर्टिकल 28। लेकिन अगर कोई माइनॉरिटी है तो वो अपने मदरसे में इस्लामिक एजुकेशन दे सकता है। उसको कौन परमिट करता है, तो उसको परमिट करता है आर्टिकल नंबर 30। ठीक है, और ये वहां पर जो मदरसा था वो इलीगल था तो उसको ढा दिया गया और पुलिस स्टेशन बना दिया जाएगा। तो 2-4 पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज के ऊपर चलते हैं। ओलिव राइडली टर्टल्स, देखो ये जो न्यूज है ये हमारी एनवायरनमेंट की न्यूज है। देखो आपने ये ऐसे टर्टल्स देखे होंगे, कछुए, है ना। हुआ क्या कि ये जो कछुआ है ना, इसकी खासियत क्या है कि ये दुनिया में सबसे छोटा और सबसे पिछड़ा हुआ कछुआ माना जाता है। और ये कहां पर पाए जाते हैं, या तो ये आपको मिलेंगे पैसिफिक में, अटलांटिक में, इंडियन में। और इंडियन के अंदर भी अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो ये या तो इस वाले कोस्ट पर या इस वाले कोस्ट पर। यहां पर एक जगह बनी हुई है, कौन सी, उड़ीसा। उस उड़ीसा के अंदर एक जगह है, कौन सा, गाहिर माथा मैरीन सेंचुरी, इसमें सबसे ज्यादा मिलते हैं। लेकिन हुआ क्या कि ये यहां पर आते हैं और ये क्या करते हैं, एक साथ क्या करते हैं, नेस्टिंग करते हैं। नेस्टिंग का मतलब क्या होता है, मास नेस्टिंग। यहां पर नेस्ट, आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले ये बहुत सारे पॉलीथीन में बंधे हुए मिले थे, जिससे पता चला था कि कितना बायोडायवर्सिटी को, इकोसिस्टम को नुकसान हो रहा है। तो बस इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। हर साल ये आते हैं, इस साल फिर आ चुके हैं। बस याद रखना, इनको बचाने के लिए एक ऑपरेशन चलता है, ऑपरेशन ओलिवा। और ये ऑपरेशन ओलिविया कौन चलाता है, तो याद रखना, इंडियन कोस्ट गार्ड। कौन चलाता है, इंडियन कोस्ट गार्ड उसको चलाता है। ठीक है, 1980 से ये चला आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछता है कि इनको बचाने के लिए कौन सा प्लान है, तो नेशनल मैरीटाइम टर्टल एक्शन प्लान 2021 में आया था। और ये घोस्ट नेट, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया था जिसका मतलब होता है कि जो मछली पकड़ने के लिए जो फिशरमैन होते हैं, जो यूज करते हैं उस नेट का, उसको जब वो फेंक देते हैं तो उसके अंदर ये टर्टल फंस जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है। हजारों की संख्या में ये हमारे उड़ीसा के कोस्ट पर मारे जाते हैं। तो बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंटों को एटलीस्ट याद रखना और इसका साइंटिफिक नेम भी याद रखना। ऐसी चीजों के साइंटिफिक नेम भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज के ऊपर चलते हैं। देखो ये इसमें डिफरेंस बता रखा है, टर्टल और टोरटोइज में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली यही होता है कि जो टोरटोइज होता है ये वेजी होता है। वेजी का मतलब क्या होता है, नॉन वेज नहीं खाता, वेजिटेरियन होता है। और ये क्या होता है, नॉन वेजिटेरियन होता है, कार्निवोरस होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, द इंडिया यूएई डील टू ट्रेड विद रुपीज। अभी आपको पता होगा कि मोदी जी 2 दिन की कहां की यात्रा पर गए हुए हैं, यूएई। और मोदी जी वहां पर जाकर क्या कर रहे हैं, 2 दिन घूमने गए हैं। और घूमने गए हैं तो वहां पर क्या हुआ है,
उन्होंने रुपीज के अंदर क्या करेंगे, हम यूएई से डील करेंगे। ठीक है, अब इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज तो नहीं है, लेकिन बस ये पता होना चाहिए कि मोदी जी आज 13 फेब आज क्या करने वाले हैं, तो मोदी जी आज वहां पर यूएई में फर्स्ट हिंदू टेंपल का इनॉग्रेशन करेंगे। भारत का यानी कि हिंदू टेंपल कहां पर बन रहा है, दुबई के अंदर या यूएई के अंदर, सॉरी अबू धाबी के अंदर। ठीक है, तो इसका इनॉग्रेशन आज मोदी जी कर चुके होंगे, अभी तक क्या कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहां पर बन रहा है, तो याद रखना चंपारण बिहार। कहां पर बन रहा है वो, चंपारण बिहार में बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज आती है 7 इंडियंस हु फेस्ड डेथ रो इन कतर रिटर्न होम। आपने काफी टाइम से पढ़ा होगा कि 2022 में ये जो 8 जो हमारे एक्स नेवी मैन थे, ये कहां पर पकड़े गए थे, कतर के अंदर। इनको पकड़ा गया था कि ये जो इजराइल है उसके लिए जासूसी कर रहे थे, तो इनको पकड़कर फांसी की सजा दे दी जाती है। लेकिन बाद में क्या हुआ, अभी इसी साल इनको 25 ईयर की जेल कर दी गई। लेकिन अभी याद रखना मोदी जी आज अबू धाबी में, कल मोदी जी कहां पर जाएंगे, कतर में। और मोदी जी ने पहले से डील कर रखी है ना, जस्ट ऐसे ही। तो वहां पर जाने के बाद क्या हुआ, जाने से पहले इन सभी को क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। इनके जो 25 ईयर की जो इंप्रिजमेंट थी वो भी हटा दी गई है। ठीक है, याद रखना दुनिया भर के अंदर लगभग 6.13 करोड़ इंडियन बाहर रहते हैं, जिनमें से लगभग 9500 आज भी जेलों के अंदर बंद है। ठीक है, उनको निकालने के लिए सरकार क्या क्या स्कीम करेगी वो हमें देखते रहेंगे टाइम के साथ साथ जब भी आएगा। याद रखना इसकी कैपिटल दोहा है और यहां पर करेंसी कौन सी चलती है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज के ऊपर चलते हैं। 6 फॉरेस्ट ऑफिशियल्स सस्पेंडेड फॉर डेरिलिक्शन ऑफ द ड्यूटीज इन अर्स्टवाइल आदिलाबाद। देखो जो आदिलाबाद है ना, ये बना हुआ है कहां पर, तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना के अंदर है। यहां पर बना हुआ है क्या, एक टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व क्या होता है, जहां पर टाइगर को प्रोटेक्ट किया जाता है। आपको पता होगा टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं हमारे पास, तो कमेंट करके बताना कि टोटल टाइगर रिजर्व कौन से हैं और लास्ट जो बना है वो कौन से नंबर का बना है। ठीक है, अब समझना ये पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, 2012 में इसको क्या बना दिया, टाइगर रिजर्व बना दिया। अब समझना न्यूज क्या है कि ये जो 6-7 लोग थे, ये क्या करते पकड़े गए, तो ये टीक एक वुड आती है जिसको हम क्या कहते हैं, सांगवान की जो लकड़ी होती है उसकी तस्करी कर रहे थे, तो इनको पकड़कर डाल दिया गया जेल के अंदर। अब समझना कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए न्यूज, तो याद रखना हमारे डीपीएसपी का एक आर्टिकल है, कौन सा, आर्टिकल नंबर 48 का ए, जो क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। हमें एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन करनी है। ठीक है, हमारे पास एक एक्ट बना हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कब बना था, 1972। हमारे पास एक एक्ट हो रहा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो कब बना होता है, 1986। ये सब किसकी बात करते हैं कि हमें एनवायरमेंट को बचाना चाहिए, क्योंकि जो ग्लोबल टेम्परेचर है 1.5 डिग्री तक पहुंच चुका है, 2 डिग्री तक हो गया तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे, पूरी अर्थ खत्म हो जाएगी। ऐसा ना हो, एनवायरमेंट को बचाओ। बचाने के लिए क्या किया जाए, पेड़ों को बचाओ। ये क्या कर रहे हैं, इलीगल तस्करी कर रहे थे, इनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया। तो थोड़ा बहुत याद रखना कौन कौन से एक्ट इससे रिलेट करते हैं, कहां की ये न्यूज बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। व्हाट इज नेजुल लैंड। देखो नेजुल लैंड क्या होता है, अभी जो हल्द्वानी वाला केस था ना, उस हल्द्वानी वाले केस में एक वर्ड निकल के आया जिसको हम क्या कहते हैं, नेजुल लैंड। व्हाट इज नेजुल लैंड, देखो आपने देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल समझना कि 1857 में रिवोल्ट हुई, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने पूरा इंडिया टेक ओवर कर लिया। जिसके पास जिसकी जमीन थी वो इधर उधर चले गए, जमीन जिसकी थी पता ही नहीं चला। बाद में धीरे धीरे इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, और जब इंडिपेंडेंट हो गया तो उस जमीन के कोई कागज ही नहीं दिखा पाए कि जमीन एक्चुअल में है किसकी। तो जमीन के कागज ही नहीं दिखा पाए तो जमीन चली गई अल्टीमेटली किसके पास, गवर्नमेंट के पास चली गई। तो ऐसी जमीन, ऐसी लैंड जो गवर्न कौन करता है, सरकार करती है। नेजुल लैंड इज प्राइमरली ओन्ड बाय द स्टेट बट इट कैन बी अलॉटेड टू एनी एंटिटी ऑन लीज फॉर ए फिक्स्ड पीरियड, यानी कि सरकारी है, उसका कोई मालिकाना हक नहीं है, लेकिन वो किसी को भी लीज पर दी जा सकती है। तो याद रखना ये जो हल्द्वानी वाला केस था ना, इसमें एक पर्सन था जिसको अभी भी ढूंढा जा रहा है, अब्दुल मलिक। क्या नाम है उसका, अब्दुल मलिक। और उस अब्दुल मलिक के ऊपर 2.44 करोड़ रुपीस का क्या है, फाइन लगा हुआ है। उसकी वजह से वो यहां पर क्या कर रहा था, इस अवैध जगह पर क्या बना रखी थी उसने, मदरसा बना रखा था, और जिस मदरसे को गिरा दिया गया और वहां पर क्या बनाने की बात की गई, क्या बनाने की, पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो ये वही सेम न्यूज है, बस एक वर्ड यहां से निकल के आया, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वर्ड को जस्ट याद रखना है हमें। ठीक है,
आई थिंक आज के लिए इतना ही था। फिर मिलेंगे हम कल दोबारा से नेक्स्ट 14 फेब के हिंदू एनालिसिस प्लस इंडियन एक्सप्रेस के एनालिसिस में। हम डेली इसी तरीके से डे वाइज कौन सा डे इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, उसी सिनेरियो में आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।